students, today we are going to start a chapter of class 11th unit number 1, some basic concept of chemistry. Is called mole concept. It is a very important and easy chapter of class 11th. In this chapter we study about Dalton atomic theory. Dalton atomic theory बहुत इजी चैप्टर है. फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का. सबसे इसमें जो इस चैप्टर के अंदर अपने जो स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे, जो केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी बात करेंगे. तो सबसे पहला इसी वे में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था डाल्टन ने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी कंपाउंड इज मेड ऑफ very tiny particles is called atom. जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बहुत छोटे छोटे एटम से बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं. इन पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट इज ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल in particular atom. अब जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ सोडियम एटम की, तो सोडियम मेटल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स के अंदर जो एटम होंगे वो सोडियम के ही होंगे. इसका मतलब ऑल एटम्स ऑफ सोडियम एटम इज आर आइडेंटिकल. तो जितने भी सोडियम एटम के सोडियम मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, मान लीजिए 1 ग्राम सोडियम मेटल ले लिया मैंने, तो 1 ग्राम के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और वो सभी एटम्स किसके होंगे? सोडियम मेटल के. तो ये आइडेंटिकल होते हैं. किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी पीस के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल. और एटम्स कैन take part in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. हालांकि कुछ इसने ऐसे पॉइंट दिए थे जो आगे चल के डिस्कार्ड कर दिए गए, लेकिन एटम की जो डिस्कवरी की थी, एटम के बारे में जो बताया था वो डाल्टन ने बताया था. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए. Atom cannot be generated or destroyed. ना तो एटम को बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. अब ये 4 पॉइंट्स हैं जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट हैं. अब ये पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सभी एटम से बने हैं. जितने भी एटम्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के आइडेंटिकल होते हैं. ऑल एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम कैन नॉट बी जनरेट और डिस्ट्रॉयड. अब जो एटम के अंदर चीज़ें होती हैं, मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये बहुत क्लासिकल कॉन्सेप्ट है. अब ये आज के टाइम में इतना वैलिड नहीं है. एटम सभी जानते हैं इस बात के लिए कि एटम क्या होता है. किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम पार्टिसिपेट करता है. एटम जनरेट नहीं हो सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है. तो ये सब पॉइंट आपको पहले से पता है. लेकिन ये एटम के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाला जो साइंटिस्ट है वो है डाल्टन. तो डाल्टन ने ही एटम नाम दिया. इसके बाद हमारे पास जो है, अब जो एटम होते हैं वो एटम जो होता है इसके अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं. फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं वो हैं 3. पहला होता है इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन एंड अदर इज न्यूट्रॉन. बहुत क्लासिकल कॉन्सेप्ट बातें हैं ये 9th क्लास में बच्चों को बताई जाती है. 9th क्लास में ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी है और इसमें थोड़ा ये हाई लेवल पर है. तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने की थी. जे थॉमसन. इसकी जो डिस्कवरी की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड. और इसकी जेम्स चैडविक ने. तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो ये इसके जो डिस्कवरी की थी उन साइंटिस्ट के नाम है. इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर अगर मैं बात करूं तो इस पर जो चार्ज होता है,
इस पर चार्ज होता है माइनस ई, और इस पर होता है प्लस ई, और इस पर जीरो, मतलब न्यूट्रल होता है। अब ई जो होता है, ई का मतलब जो ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये वैल्यू होती है। तो ये ई की वैल्यू होती है। नेगेटिव में होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पॉजिटिव में होता है प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं बात करूं इनके मास की, तो मास होता है इस पर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो ये होता है 1.626 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में, और इस पर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन पर जो मास है -31 पावर है, तो ये बहुत कम है, ये ज़्यादा है और ये उससे भी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन, और ये अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन से, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत थोड़ा सा फर्क है, 1.670 और ये 1.626 होता है, तो बहुत कम, स्लाइटली इक्वल, मतलब ये बोला जाए कि अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं सिंबल की बात करूं, तो जो इस इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है वो होता है -E0, -1E0, और इसका होता है 1H1, इसका होता है 0 and 1। इसको हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सभी फंडामेंटल बातें जो आपको पहले से पता है। अभी स्टार्टिंग में ये फंडामेंटल बातें स्टार्ट हो रही हैं, और उसके बाद में आपको जो है इसके और ज़्यादा डीप में जाएंगे। बहुत डीप है ये चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट, और इसमें सब बेसिक बातें हैं, काफ़ी कुछ इसमें एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप फटाफट नोट करिए। अब देखिए जो एटम होता है, एक्चुअली जो एटम की जो शेप है उसके बारे में तो आगे बात करेंगे, लेकिन मैं एक आपको रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ऐसा होता है कि जो इसके जो पार्टिकल्स मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताए थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इनके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स तो नहीं है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं क्योंकि यही एटम को क्रिएट करते हैं। लेकिन जो ऐसे पार्टिकल हैं जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये भी एटम्स के अंदर होते हैं, बट एक्चुअली ये फंडामेंटल नहीं है, इसीलिए केमिस्ट्री में यहाँ नहीं बताया जाएगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में बताया जाता है, वो फिजिक्स में स्टडी करते हैं आप। तो यहाँ पर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि जो एटम होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। ये जो 3 पार्टिकल्स हैं इनका जो सिचुएशन है वो किस तरह होता है, एक तो होता है न्यूक्लियस, और सेकंड होता है आउटर, जो सेल होते हैं, आउटर मोस्ट बोल दूँ, आउटर शेल्स, आउटर शेल, ये आउटर शेल्स होती हैं। अब एक्चुअली इनकी शेप कैसी होती है, जैसे मैं बीच में एक सॉलिड में यहाँ स्फीयर बना दूँ, तो ये तो मैं न्यूक्लियस कंसीडर कर लूँगा, इसको मैं बोलूँगा न्यूक्लियस, और इसके आउटर मोस्ट में जितनी भी ये शेल होती हैं इनका नंबर दिया जाता है KLMN से। तो इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, इस तरह से ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों ही किस में सिचुएटेड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है P + N, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 1H1 की, तो 1H1 में जो नीचे होता है ये, इसको मैं आगे और भी डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं इसे बता दे रहा हूँ, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर जो होता है इसको Z से एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है ऊपर के लिए लगा हुआ है ये होता है एटॉमिक मास। दिस इज एटॉमिक मास एंड रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल M एंड HCA वगैरह कुछ भी हो, दिस इज सिंबल, ये सिंबल होता है। अब यहाँ पर जो एटॉमिक, अब जो हम निकालते हैं प्रोटॉन, तो Z जो होता है एटॉमिक नंबर, ये तो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, और जो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो मैं यहाँ बात करूँ तो प्रोटॉन कितने हो गए यहाँ 1। अगर मैं बात करूँ एटॉमिक मास की, तो इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू जो होगा वो एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल टू होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो
तो मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ P प्लस एन की, तो यहाँ पर n इक्वल टू आ जाएगा n इक्वल टू m माइनस पी। तो मास इसका कितना है 1 और एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, तो ये ऊपर ओवरऑल कितना आएगा 0। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन होता है वो न्यूट्रॉन लेस पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन लेस होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। तो अगर मैं बात करूं, मैं बात जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं न्यूक्लियॉन्स की, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं 0। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, ओवरऑल 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी निकाल के दिखा दिया, इसको मैं और डिटेल में अभी बताता हूँ। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस ऑर्डर में लिए जाते हैं, फर्स्ट जो शेल होता है उसमें 2, सेकंड में 8, फिर 18, फिर 18, फिर इस तरीके से आगे के लिए इसमें 18। ये मतलब यहाँ पर ये है जो 2n स्क्वायर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर के हिसाब से मैं देखूँ तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1, तो दिस इज n इक्वल टू 2, इसको बोलेंगे के शेल। और अगर मैं n इक्वल टू 2 लगा लूँ तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आएगा 8, दिस इज एल शेल दिखाई दे रहा, ठीक है। n इक्वल टू 3, देन n तो यहाँ पर नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए ये जो n है, ये n जो इसका नंबर है, तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो n ओवरऑल जो के मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, ये यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो नंबर ऑफ शेल है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 लगाऊंगा तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इसी ऑर्डर में आप लिखेंगे 2 8 8 2 8 18 32 64, इस तरीके से KLMN में। इसको आगे और समराइज करूँगा मैं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने मेन बात बताई है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो P प्लस एन इक्वल टू न्यूक्लियॉन। अब इसमें जो मैंने एक एग्जांपल बताया 1H1 में यहाँ ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ये H सिंबल है। अगर मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को, और Z जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये कितना है यहाँ पे 1, और मास होता है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इन्वॉल्व इन फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का नंबर यहाँ पर कितना आया था 1 और न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे 0 आया था। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियॉन्स होंगे या जो इसका मास जो न्यूट्रॉन होंगे वो 0 होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इक्वल टू 0, देन न्यूक्लियॉन इक्वल टू 1। तो इसको मैं आगे और समराइज करता हूँ, तब तक इसे आप जल्दी फटाफट नोट करिए, इसको रफ करिए। एक छोटी सी बात आती है AMU को U से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। AMU का जो मतलब होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, और जो U का मतलब होता है वो यूनिफाइड मास है। अब एक्चुअली ये होता क्या है AMU का मतलब ये होता है इट इज़ अ यूनिट टू मेजर मास ऑफ वन एटम। किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं AMU और यूनिफाइड। ये क्लासिकल वर्ड है AMU, लेकिन जो मॉडर्न वर्ड है वो U से रिप्रेजेंट करते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप किसी भी एटम का अगर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए ग्राम होता है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ग्राम में तो किसी एटम का मास नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम किलोग्राम में। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ यू और AMU की, तो एक्चुअली जो एटम का जो मास कैलकुलेट किया गया है वो AMU और U में ही कैलकुलेट किया गया है, ये यूनिट बना दिया गया है। इसका सिंपल मतलब है इट इज़ अ यूनिट टू मेज़र मास ऑफ वन एटम। किसी भी एटम का जो मास हम मेज़र करते हैं वो AMU और U में ही करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ O2 की, तो यहाँ पर अगर मैं इसका एटॉमिक मास की बात करूँगा तो यहाँ पे एक एटम का मास इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, आपको पता होगा 8 ग्राम। 8 ग्राम में बोलते हैं अपने लोग, बट 8 2 जा 16, तो मैं 16 के आगे क्या लगा दूंगा, U लगा दूं या फिर AMU लगा दूं। ग्राम में करूंगा अगर मैं इसको, तो फिर वो इसका जो है मोलर मास हो जाएगा। फिर वो मोलर मास चीज़ अलग हो जाएगी, उसको मैं डिटेल में आगे बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत क्लासिकल कॉन्सेप्ट, वो बेसिक चीज़ें हैं ये
जो एक्चुअल में होती हैं, जो उस समय एटम की डिस्कवरी करते टाइम जो अपने जो बात करते हैं जो मास वगैरह की, जो एटॉमिक मास की, तो उसमें जो यूनिट यूज़ किए गए थे मैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो क्लासिकली जो ऑक्सीजन या किसी भी एटम का जो मास कैलकुलेट करते वक्त जो यूनिट यूज़ किया गया था वो यूनिट होता है यू और AMU। पहले के टाइम में AMU यूज़ करते थे, आज के टाइम में यू यूज़ करते हैं। यू का मतलब यूनिफाइड मास, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब मैं वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपके लिए, जो चीज़ जो है एक तरीके से एटम जो अपने लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया AXM। यहाँ पर A जो होगा, आपने देखा होगा कभी भी कोई एटम अगर लिखा हुआ है, कभी भी कोई सिंबल लिखा हुआ है, तो उसके जो नीचे के लिए होता है डाउनवर्ड, वो तो होता है एटॉमिक मास, और जो अपवर्ड होता है वो होता है उसका मास नंबर। अब भी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो A है वो तो रिप्रेजेंट किससे कर रहा है, A को मैं Z से रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। एक्चुअली ये Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर होता है, हर किसी का फिक्स होता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब देखिए ऐसा होता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास वो तो है थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एटॉमिक नंबर किसी ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल को बताया जाएगा जो चेंज ना हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो लूज हो जाते हैं या गेन हो जाते हैं, तो उनका नंबर डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी बहुत लेट हुई है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई है और दूसरा उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स पर चार्ज लेस पार्टिकल होता है, इसीलिए हम न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को ही एटॉमिक नंबर नहीं कह सकते। अब हमारे पास लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल बचता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो न्यूक्लियस के अंदर शील्ड होता है ना, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका नंबर चेंज नहीं होता। तो हमने जो एटॉमिक नंबर जो बोला गया है वो किसको बोला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही नंबर किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो मैं यहाँ पर Z इक्वल टू क्या लिख दूँ, PK। P का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। P का मतलब है प्रोटॉन और Z का मतलब एटॉमिक नंबर। अब देखिए किसी भी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज डिनोट ना हो, तो किसी भी ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज ना हो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं प्रोटॉन के। तो ये भी एक बात आप ध्यान रखें। लेकिन किसमें, न्यूट्रल एटम के अंदर अगर कोई आयन होगा तो उसमें डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो है ये मास नंबर है, एक्चुअली ये क्या है, मास नंबर। और ये क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये P प्लस N का जो सम है उसको हम बोलते हैं मास नंबर। अब देखिए ऐसा होता है कि एटम का, सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास, ये मतलब होता है। लेकिन उस एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं तो उनके मास को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वही मास एटम का मास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है, तो बहुत कम है। तो मैं उसको तो साइड में कर दूं। मैं सिंपली अगर ये बोल दूं कि किसी मास ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ एन पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड मास नंबर, तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वही मास एटम का मास माना जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो एटॉमिक मास है, तो इसीलिए मैंने लिखा है P प्लस N। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ पर जो मास नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर होता है ये एटॉमिक मास नहीं है। एटॉमिक मास तो पूरा कैलकुलेटेड वैल्यू है, लेकिन मास नंबर क्या है, मास नंबर कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उनका सम। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1H1.008 होता है, ये एक्चुअली 1.008, ये तो हो गया उसका एटॉमिक मास, नॉट मास नंबर।
डेसिमल में आ गया ये क्या हो गया एटॉमिक मास। लेकिन अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिख दूँ 1H1 में लिख दूँ यहाँ पे, तो मैं इसको क्या बोलने लग जाऊँगा मास नंबर, क्योंकि ये नंबर है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इस एटम के अंदर तो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन 0 है, तो इसीलिए मैंने इसका सम यहाँ पे लिख दिया 1। तो ये तो हो गया मास नंबर। और जो 1.001 ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको बोलेंगे एटॉमिक मास। तो जो भी सिंपल सी बात है, कोई अगर वैल्यू डेसिमल में लिखी हुई है, क्योंकि ऐसा होता है मास जो एटॉमिक मास है वो जरूरी नहीं है कि कोई एक कंप्लीट नंबर आ जाए डेसिमल में ना हो, लेकिन ऐसा होता है कि ये एटॉमिक मास डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन नंबर डेसिमल में नहीं होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये चीज़ डेसिमल में नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो मास नंबर हो गया, तो इसको तो मैंने 1 लिख दिया और इसको मैंने क्या लिख दिया एटॉमिक मास। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसको आप बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि कोई इसका कैलकुलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आप हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, वो आप सीधा 1 ही लिखते हैं। अब यहाँ पर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत स्टार्टिंग जो 9th क्लास का 10th क्लास का बच्चा करता है, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों से हम 11th क्लास में एंट्री करेंगे। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हेल्प लेकर हमें 11th क्लास में जंप करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत इजी हैं, ये आपका हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ एक आध की वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, अब देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हाइड्रोजन जो होता है, मैं यहाँ पे अभी थोड़ी सी बात जो है वो आइसोटॉप्स वगैरह की भी करने वाला हूँ, लेकिन मैं उसको डिटेल में यहाँ पे समराइज़ करूँगा विद डेफिनेशन। अब जो हाइड्रोजन होता है इसको हम लिखते हैं 1H1। अब हाइड्रोजन के एक्चुअली आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, आइसोटॉप का मतलब ये होता है, अब जरूरी नहीं है, कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ मैनमेड है, कुछ बना भी लिए गए हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप का मतलब होता है इफ मास नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो डेफिनेटली वो हमारा क्या बोला जाएगा, आइसोटॉप्स। इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। इसके प्रैक्टिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है 1H1, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, और एक होता है 1H2, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम का बहुत बड़ा यूज़ है, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है हैवी वाटर बनाने में। और एक होता है 1H3, इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। तो ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। और भी ऐसे फंडामेंटल एलिमेंट हैं जिनके आइसोटॉप्स बना लिए गए हैं और होते भी हैं नेचुरली, ये तो नेचुरली है। अब अगर मैं किसी भी पार्टिकल के अंदर, किसी भी एटम के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कैलकुलेट करना चाहूँ, तब मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, उस चीज़ को मैं यहाँ डिटेल में बताता हूँ। थोड़ा रफ करना पड़ेगा, इसको ज़रा आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जैसे हमारे पास ये प्रोटियम है, तो 1H1, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, ये तो हो गया मास नंबर, ये हो गया सिंबल। तो अगर मैं बात करूँ, मुझे एटॉमिक नंबर, मुझे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन मुझे कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रॉन ये कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम है, क्योंकि इसके ऊपर आपको चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्ज होता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसा कैसा एटम हो गया, न्यूट्रल एटम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। तो ये कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही कितने हैं, 1। लेकिन न्यूट्रॉन चेंज होंगे। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, या फिर एटॉमिक नंबर Z लिख दो, कोई फर्क नहीं है। तो मास नंबर इसका कितना है, 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियॉन्स की, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, P+N, इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 0 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो न्यूक्लियॉन्स इसमें 1 है। तो यहाँ पर जो मैंने बात बताई है वो मैंने ये बताई है कि इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। तो ये कैसा पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन लेस पार्टिकल हो गया। और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, और इसीलिए ये बहुत लाइटर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे हैवियर पार्टिकल्स होता है, हैवियर पार्टिकल है, लेकिन यही हैवियर पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये बहुत लाइटर एलिमेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा लाइटर एलिमेंट की बात की जाए तो प्रोटियम होता है। ड्यूटेरियम की अगर मैं बात करूँ, 1H2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1D2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन भी 1 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो 2 - 1
तो कितना आ गया हमारा 1। ये ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कभी कभी एक आध बार ये जो नीट और इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें भी ये पूछा गया है। और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1H3, इसको तो आप याद ही कर लो, ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली ये रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, इसको ट्राइटियम बोलते हैं, रेडियो एक्टिव होता है ये। अब रेडियो एक्टिव होने का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो 1 हो गया, प्रोटॉन की बात करूँ तो 1 हो गया, न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो 3 - 2 कितना हो गया, 3 - 1 = 2, तो ये कितना आ गया 2। अब ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव क्यों होता है, इसका रीज़न ये होता है, अब देखो हेवियर हो गया ये, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, प्रोटॉन कितने हैं 1। कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव तभी होगा जब उसमें N/P का जो रेशियो होगा वो 1 to more आएगा, 1 से ज़्यादा। जैसे मैं बात करूँ इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो ये कितना आ गया 2। 1 से ज़्यादा एटम अगर मान लीजिए, देखिए सिंपल बात ये होती है कि कोई भी न्यूक्लियस तभी स्टेबल होता है जब उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का रेशियो 1 हो। लेकिन अगर किसी का रेशियो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, कम तो कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि न्यूट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉन से, ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन कम कभी नहीं होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो कंटिन्यूअसली वो डिके होता रहेगा, और अगर डिके होता रहेगा तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। तो उस एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसमें N/P का जो रेशियो होता है वो 1 to more आता है, इसीलिए ये एलिमेंट हमारा क्या माना जाता है, रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें से ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछी गई है। एक बार मेडिकल में जो PMT एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था 11 सोडियम 23। इसने ये पूछा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब देखिए ये क्वेश्चन बताइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में आ चुका है, जबकि ये क्वेश्चन आप छोटा मतलब 9th क्लास का बच्चा कर लेगा, लेकिन इसको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट कर दें। बच्चे इसमें मोस्टली गलती कर रहे हैं। क्या है इसमें, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 11। क्यों इलेक्ट्रॉन 11 है, क्योंकि ये इसका नंबर क्या है Z और ये नंबर क्या है इसका M। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, प्रोटॉन कितने हो गए 11 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 23 - 11 = 12। ये बच्चे का आंसर होना चाहिए, मतलब एक तरीके से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, अगर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा है किसी भी एटम के अंदर, लेकिन उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो केवल किस में पूछा था, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा ही होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको ये चीज़ नहीं बतानी थी। अब ये ऑप्शन में दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर दिया था वो 11, 11, 12 दिया था उसमें। तो बच्चों ने ज़्यादातर यही बिना सोचे समझे न्यूक्लियस बच्चे ने समझे ये एटम में पूछा, बट एक्चुअली उसने किस में पूछा है, न्यूक्लियस में। तो इसका जो करेक्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर भी सकते हो और जो है बहुत सिंपल है ये, ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ कोई टफ वाली चीज़ है। तो मैं एक और बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 15 फॉस्फोरस 31। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए 15, प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन कितने हो गए 15, और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ, ये मैं एटम में ही बात कर रहा हूँ तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। न्यूक्लियस की बात करूँगा तो इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर देना, 31 - 15 = 16। अब आप देखते जा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन के सिमिलर आ जाए, लेकिन अगर किसी भी न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के सिमिलर आ जाता है तो फिर वो जो न्यूक्लियस होता है बहुत स्टेबल माना जाता है। तो ये स्टेबल इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें जो रेशियो होगा वो 1 to वेरी करेगा, लेकिन फिर भी ये रेडियो एक्टिव नहीं है। इसको रेडियो एक्टिव बना लिए गए हैं अपने, हालांकि कुछ ऐसे फॉस्फोरस के आइसोटोप भी बनाए गए हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, तो वो तो एक मैन मेड है बात जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो है अब इसको आगे डिटेल में देखते हैं।